हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल फन लर्निंग पे। साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ स्टार्ट आए हैं। एक टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए और जिसका नाम है मध्य प्रदेश में प्रमुख ऊर्जा संसाधन। और ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले साथियों, जो हमने अपने पिछले वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसका बहुत सारे बच्चों ने आंसर कमेंट के माध्यम से दिया है। प्रश्न था कि महारानी झलकारी बाई की समाधि स्थल किस शहर में स्थित है। तो उसका जो सही आंसर था वो ग्वालियर था। और ये महारानी झांसी की जो महारानी थी लक्ष्मीबाई, उनकी एक अंगरक्षिका थी और हमेशा उनके साथ में ये रहती थी। तो साथियों, जो आज का टॉपिक है हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेस इन एमपी। साथियों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर आप अच्छे से देखें और जैसे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है तो हम एक महत्वपूर्ण टेस्ट लेकर आते हैं और उसमें ये हम कोशिश करते हैं कि हमने कितना इस वीडियो के माध्यम से जानकारी एकत्रित की है और कितना हमको और भी जानने की आवश्यकता है। तो स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेस इन एमपी। साथियों, किसी भी देश या राज्य में जो ऊर्जा उपभोग की मात्रा है विकास का सूचक मानी जाती है। और राज्य में सर्वप्रथम जल विद्युत का जो उत्पादन शुरू हुआ था वो ग्वालियर शहर में हुआ था। 240 केवी की स्टीम टरबाइन से वर्ष 1905 में ये किया गया था। मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की जो स्थापना हुई वो 1982 में की गई और ये सिंगरौली शहर को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी हम कहते हैं या कहा जाता है। याद रखें, देश के आज़ाद होने के बाद राज्य में 10 सितंबर 1948 को विद्युत प्रदाय अधिनियम लागू किया गया। इसके बाद 1 दिसंबर 1950 को विद्युत मंडल का गठन किया गया और 1 अप्रैल 1957 को राज्य की जो स्थापित कुल विद्युत क्षमता थी मात्र 81.5 मेगावाट थी। विगत वर्षों में विद्युत उपलब्धता में व्यापक वृद्धि हुई है, जिसके लिए राज्य सरकार ने समय समय पर केंद्र सरकार के साथ मिलकर कदम उठाए हैं। अब बात करिए यदि हम ऊर्जा के जो स्रोत हैं तो प्रमुख रूप से ऊर्जा के दो स्रोत हैं। पहला है परंपरागत ऊर्जा स्रोत या कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स और दूसरा है गैर परंपरागत या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। बात करिए यदि परंपरागत की, तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत ऐसे स्रोत हैं जिनका भंडार पृथ्वी पर सीमित है। मतलब ये मान लिया जाए कि ये भविष्य में समाप्त हो सकते हैं। और प्रमुख रूप से यदि हम बात करें तो कोयला और जो जल हैं ये प्रमुख ऊर्जा के परंपरागत स्रोत मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ऊर्जा से जो उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को तापीय एवं जल विद्युत में हम विभाजित करते हैं और आगे हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। बात करें यदि हम गैर परंपरागत की, नॉन कन्वेंशनल की, तो वे ऊर्जा स्रोत होते हैं जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है तथा जिन्हें असीमित समय तक के प्राप्त किया जा सकता है। ऊर्जा के जो प्रमुख स्रोत है उनमें एक बार यदि हम वन लाइनर बात करें कि परंपरागत और गैर परंपरागत या वैकल्पिक स्रोत, तो जो है जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला एवं पेट्रोलियम ये परंपरागत हैं, कॉन्वेंशनल हैं। तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, जैव मात्रा बायोमास, पवन ऊर्जा, मतलब ये है कि यदि इनका हम अतिदोहन करेंगे तो ये बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। बात करें यदि हम गैर परंपरागत की, तो ये जो है वैकल्पिक स्रोत हैं और जैसे सौर ऊर्जा, सौर कुकर एवं सौर पैनल, समुद्रों से प्राप्त ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा इत्यादि, इनको हम फिर से जो है तो नवीनीकरण कर सकते हैं और आगे बार बार हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। चलिए साथियों, बात करते हैं मध्य प्रदेश के ताप विद्युत गृह जो हैं। तो पहला जो यदि हम ताप विद्युत गृह की बात करें तो विंध्याचल ताप विद्युत गृह ये सिंगरौली में है। अभी सिर्फ हम इनका पॉइंट वाइज जानते हैं, आगे हम इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अमरकंटक ताप विद्युत गृह की बात की जाए तो ये चचाई शहडोल में है और ये हालांकि बाद में शहडोल जिला अनूपपुर में बदल गया, तो अब ऐसा मान लें कि अब अनूपपुर है। सतपुड़ा ताप विद्युत गृह है, ये सारणी बैतूल में है। संजय गांधी ताप विद्युत गृह बिरसिंहपुर शहडोल के अंतर्गत आता है। जबलपुर ताप विद्युत गृह ये जबलपुर शहर में ही स्थित है। बीना ताप विद्युत गृह सागर जिले में है। चांदनी ताप विद्युत गृह नेपानगर खंडवा में है। पेंच ताप विद्युत गृह छिंदवाड़ा शहर में है और मालवा ताप विद्युत गृह की बात करें तो ये खंडवा शहर के अंतर्गत स्थापित है। अब साथियों, एक एक करके हम विस्तृत चर्चा करेंगे थोड़ा सा कि जो चांदनी ताप विद्युत केंद्र है ये बुरहानपुर जिले में आता है। यह है मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र है। इसको जरूर आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में इस नाम से पूछा गया कि
प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है, तो उसका जो सही आंसर जाता है चांदनी ताप विद्युत केंद्र। इसकी स्थापना 1953 में नेपानगर बुरहानपुर में हुई थी और इसकी जो क्षमता है वो 17 मेगावाट की है। यहाँ तवा क्षेत्र का कोयला तथा पानी उपयोग किया जाता है। अगले विद्युत क्षेत्र की बात करें तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है और यह सिंगरौली जिले में आता है। यह सिंगरौली के बैढ़न में स्थित है। उत्पादन क्षमता की यदि हम बात करें तो 4760 मेगावाट है। यह भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है और यह एनटीपीसी द्वारा संचालित होता है। यह केंद्र रूस की सहायता से निर्मित है। ये ध्यान रखेंगे कि कौन सा देश सहयोग कर रहा है विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र के लिए, तो रूस है और इसे कोयला सिंगरौली की खदान से तथा पानी रिहंद नदी से प्राप्त होता है। अच्छा, एक और बात आती है सिंगरौली के बारे में साथियों, जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में कि जो सिंगरौली है वो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से जानी जाती है। अगले बिंदु पे चर्चा करें तो नेक्स्ट बिंदु जो आता है हमारा सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र और ये बैतूल जिले में स्थित है। बैतूल का एक तहसील आता है दोस्तों शारणी में प्रमुख रूप से स्थित है। जिला बैतूल लगता है और इसकी जो स्थापना हुई थी 1967 में हुई थी और अमेरिका के सहयोग से हुई थी। ये याद रखिएगा, है ना, कि कई जो विद्युत केंद्र हैं कई देशों ने सहयोग किया है, तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस देश की मदद से चल रहा है, तो ये आपको याद रखना है। उत्पादन क्षमता 1437 मेगावाट है और यह मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के संयुक्त उपक्रम है 3:2 में। इसे जल की आपूर्ति माचना नदी से तथा कोयले की आपूर्ति पाताखेड़ा के अलावा नार्दन कोल्डफील्ड लिमिटेड बिलासपुर से भी होती है। बात करें यदि संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र की तो ये उमरिया जिले में आता है और उमरिया जिले के बीरसिंहपुर तहसील में ये स्थित है। 1340 मेगावाट की इसकी उत्पादन क्षमता है और इस विद्युत क्षेत्र को पानी जोहिला क्षेत्र से तथा कोयला साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र और ये खंडवा जिले में स्थित है। इसकी जो उत्पादन क्षमता है साथियों 1200 मेगावाट के समथिंग है। बात करें यदि हम अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की तो ये अनूपपुर जिले में है और अनूपपुर जिला सुहागपुर कोयला क्षेत्र में ये स्थित है। उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट है। इस केंद्र को कोयला सीधी सुहागपुर की खदानों से प्राप्त होता है, जबकि जल की यदि हम आपूर्ति की बात करें तो ये सोन नदी से यहाँ पर पूरी जल की आपूर्ति होती है। अगला आता है कि दादाजी धोनी वाले ताप विद्युत केंद्र, ये कहाँ पर है, तो ये साथियों खंडवा जिले में स्थित है और इसकी जो कुल उत्पादन क्षमता है 2600 मेगावाट कंप्लीट होती है। बांध एवं मांडू ताप विद्युत केंद्र, इसकी यदि हम बात करें तो ये सीधी जिले के अंतर्गत स्थित है तथा मध्य प्रदेश और गुजरात की एक संयुक्त परियोजना भी है, मतलब दोनों ही स्टेट इससे लाभ ले रहे हैं। बात करें यदि हम पेंच ताप विद्युत केंद्र की तो ये छिंदवाड़ा जिले में स्थित है और इसकी जो उत्पादन क्षमता है साथियों 210 मेगावाट टोटल है। नंबर 10 पे आए तो जबलपुर ताप विद्युत केंद्र, ये आपका मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा 1960 में स्थापित किया गया था और इसकी जो कुल उत्पादन क्षमता है वो 151 मेगावाट है। नेक्स्ट बिंदु पे आए तो बीना ताप विद्युत केंद्र, यह है ताप विद्युत केंद्र सागर जिले के बीना शहर में स्थित है। हालांकि बाद में हम आपसे बताएं कि सागर जिले से बीना को अलग करके एक जिला बना दिया गया था और उत्पादन क्षमता इसकी भी महत्वपूर्ण है और ये 2011 में स्थापित किया गया था। अब बात आती है, अभी तो हो गया कि ताप विद्युत केंद्र, अब बात करते हैं जल विद्युत केंद्रों की, है ना। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख जो ताप विद्युत गृह हैं वो तो हो ही गए। अब बात आती है जल विद्युत केंद्र की, तो पहले नंबर पे आता है साथियों चंबल नदी घाटी परियोजना। ये पहली नदी घाटी परियोजना है और इस परियोजना का विकास द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में हुआ था। इसके अंतर्गत निम्न जल विद्युत केंद्र निर्मित किए गए हैं। गांधी सागर जल विद्युत केंद्र, यह मध्य प्रदेश के भानपुरा तहसील में स्थित है और ये मंदसौर जिले में है। 1960 में स्थापित किया गया था। साथियों यह मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और जो कुल विद्युत क्षमता है 115 मेगावाट है और इसमें जो रेशियो है 50-50 का है, मतलब 50% रेशियो मध्य प्रदेश का है और 50% रेशियो आपके राजस्थान का है। जैसा कि आप डैम में देख सकते हैं, इसी डैम से पानी यहाँ पर एकत्रित किया जाता है और आगे विद्युत उत्पन्न करने का कार्य किया जाता है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र, यह गांधी सागर से 48 किलोमीटर दूर चित्तौड़गढ़ में बनाया गया। चित्तौड़गढ़ मतलब राजस्थान में। यह मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की यह भी एक संयुक्त परियोजना है और जो कुल उत्पादन क्षमता है 172 मेगावाट है साथियों
और इसका भी जो रेशियो है 50-50 का है, मतलब 50% राजस्थान और 50% मध्य प्रदेश। जैसा कि आप चित्र में बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ से पानी को रोक के आगे ले जाया जाता है। जवाहर सागर या कोटा जल विद्युत केंद्र की बात करें तो ये कोटा राजस्थान में स्थित है और मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसकी जो कुल उत्पादन क्षमता है वो 99 मेगावाट है और रेशियो की यदि बात करें तो इन तीनों ही जल विद्युत केंद्रों का रेशियो 50-50 का है, मतलब 50% मध्य प्रदेश को और 50% राजस्थान को। नंबर 2 पे बात आए तो नर्मदा सागर परियोजना। अब नर्मदा नदी एक बहुत ही बड़ी नदी है, इसमें बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं। तो पहले नंबर पे बात करें तो सरदार सरोवर जल विद्युत केंद्र, यह गुजरात के भड़ौच में स्थापित किया गया है और इसकी जो कुल उत्पादन क्षमता है 1450 मेगावाट है, मतलब बड़ा प्लांट है साहब, इसको आप लोग समझ सकते हैं। और ये गुजरात, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में 57, 27 और 16 का रेशियो इसमें हिस्सेदारी है, मतलब सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी इसमें आती है। नर्मदा सागर परियोजना की दूसरे की बात करें तो इंदिरा जल विद्युत केंद्र है और ये मध्य प्रदेश के खंडवा पुनाशा में स्थित स्थापित किया गया है और उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो डैम बना हुआ है वहाँ से पानी को एकत्रित करके आगे ले जाया जाता है और फिर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ओंकारेश्वर जल विद्युत केंद्र की यदि हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर खंडवा में स्थापित है और इसकी उत्पादन क्षमता 520 मेगावाट है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि ये पहला निजी क्षेत्र का जल विद्युत परियोजना है, जैसा कि आप हमारे चित्र में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आप इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। बात करें यदि महेश्वर जल विद्युत परियोजना की तो ये महेश्वर खरगोन जिले में स्थापित है और इसकी जो कुल उत्पादन क्षमता है 400 मेगावाट है और ये खंडवा का पड़ोसी जिला भी है। नेक्स्ट बिंदु पे आए तो बरगी जल विद्युत केंद्र, ये जबलपुर में है और इसे वर्तमान में साथियों हम रानी अवंतीबाई जल विद्युत केंद्र के नाम से जानते हैं। यह नर्मदा की सहायक नदी है और बरगी पर यह बना है। उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि टोंस जल विद्युत केंद्र, ये रीवा में है और रीवा जिले में टोंस नदी या टमस नदी पर स्थापित किया गया है। इसकी जो कुल उत्पादन क्षमता है 315 मेगावाट है और ये आप चित्र में इसको भी हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगला बिंदु आता है कि पेंच जल विद्युत केंद्र और ये छिंदवाड़ा जिले में पेंच नदी पर बना हुआ है तथा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की ये एक संयुक्त परियोजना है। 160 मेगावाट का कुल उत्पादन क्षमता है और इसमें जो मध्य प्रदेश का रेशियो है 97 है और महाराष्ट्र का 0.3 मतलब सिर्फ 3% रेशियो पानी का विद्युत का जाता है। अगले बिंदु पे आए तो राजघाट जल विद्युत केंद्र, ये ललितपुर उत्तर प्रदेश में है और इसे रानी लक्ष्मीबाई जल विद्युत केंद्र भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और कुल उत्पादन क्षमता 45 मेगावाट है और 50-50 का रेशियो है और चित्र में आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु पे साथियों साथ बात करें तो बाणसागर जल विद्युत केंद्र और ये सोन नदी पर निर्मित है, शहडोल जिले के अंतर्गत आता है। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों से निर्मित है। कुल उत्पादन इसकी जो क्षमता है वो 405 मेगावाट है और ये एक बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है क्योंकि 3 राज्यों को ये शेयर करता है। नेक्स्ट है रिहंद परियोजना और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के पीपरी नामक स्थान पर ये स्थापित है। याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों की रिहंद परियोजना किस शहर में है, तो कई बार बच्चों से गलती हो जाती है, वो स्टेट में तो मध्य प्रदेश कर देते हैं जबकि स्टेट उत्तर प्रदेश है और शहर में भी कई बार ये गलतियाँ हो जाती हैं। नेक्स्ट आती है कि हीराकुंड परियोजना उड़ीसा और ये उड़ीसा शहर में है। ये मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा की संयुक्त परियोजना कहलाती है। इस तरह से साथियों जो परंपरागत या कॉन्वेंशनल ऊर्जा स्रोत थे, चाहे वो तापीय विद्युत ऊर्जा हो और उसके बाद जल विद्युत ऊर्जा केंद्र हो, वो सारे कंप्लीट होते हैं हमारे। हमने उनको समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करते कि आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं या नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस है, तो जैसा कि हमने ऊपर आपसे चर्चा की थी कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो होते हैं ऐसे स्रोत होते हैं ऊर्जा के जो ना तो निकट भविष्य में समाप्त होने वाले हैं और ना ही प्रदूषण फैलाने वाले होते हैं। प्रदेश में निम्नलिखित ऊर्जा स्रोत संचालित हैं। ऐसा मान लें कि इनको हम फिर से रिन्यू कर सकते हैं। ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस होते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास, बायोगैस, हाइड्रोजन जल पंप, बायोडीजल एट्सेट्रा।
अब एक एक करके यदि हम इनकी चर्चा करें तो जो सबसे पहले बात आती है कि सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी जिसको हम जानते हैं, ये सोलर प्लांट जो स्थापित है, आप इसको देख सकते हैं कि बड़े बड़े पैनल्स लगाए जाते हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात आती है साथियों कि जो राज्य में एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है, मैं सिर्फ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे एशिया की जो सोलर प्लांट की सबसे बड़ी परियोजना है वो मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित की गई है। और ये इसका जो इनॉग्रेशन था हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा वर्चुअल मीटिंग में किया गया था। और इस तरह से ये इसकी जो कुल उत्पादन क्षमता है वो 750 मेगावाट है। तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। और अगले बिंदु पे हम आते हैं, तो नेक्स्ट बिंदु जो है हमारा पवन ऊर्जा है, विंड एनर्जी। तो राज्य में वर्तमान में 213 मेगावाट पवन ऊर्जा प्राप्त की जा रही है और पवन ऊर्जा हेतु आदर्श वायु गति 8 से 23 मीटर पर सेंटीमीटर है, ये माना गया है। प्रदेश में कुल पवन चक्कियाँ 148 है और सबसे ज़्यादा पवन चक्कियाँ साथियों इंदौर शहर में स्थापित है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम के माध्यम से कि जब जो फैन है काफ़ी तेज़ी से मूव होता है तो टरबाइन घूमता है और उसके द्वारा फिर आगे नेक्स्ट प्रोसेस में बिजली उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट बिंदु है बायोमास। तो पौधों एवं जैविक कचरे से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रणाली को हम बायोमास कहते हैं। प्रदेश में वर्तमान में 82 मेगावाट क्षमता की बायोमास आधारित परियोजनाएं स्थापित हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के भैंसदेही तहसील के कसाई गांव में जैविक कचरे से, धार जिले के जादूखेड़ा में धान की भूसी से तथा ग्वालियर एवं मुरैना में गन्ने की खोई से बिजली उत्पन्न करने की संयंत्र स्थापित किए गए हैं। तो बायोमास प्रोजेक्ट एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एमपी के सहयोग से जो चल रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे हम कचरे का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करते हैं और उस बिजली का उपयोग हम इंडस्ट्रियल में और घरेलू उपकरण में हम अच्छे तरीके से करते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना होती है। नेक्स्ट है बायोगैस। तो बायोगैस में हम जीवों के जो अवशिष्ट पदार्थ से बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। भोपाल के भदभदा पशुपालन विभाग में 1984 में पहली बार बायोगैस प्लांट स्थापित किया गया था, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। और वर्तमान में 19.54 हजार बायोगैस संयंत्रों का निर्माण किया जा चुका है। नेक्स्ट बिंदु पे आए साथियों, तो हाइड्रेन जल पंप है। ये छोटी नदियों तथा नालों के समीप स्थित खेतों में बिजली या बगैर ईंधन के सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु हाइड्रेन जल पंप का उपयोग किया जाता है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हाइड्रेन जल पंप खरगोन शहर में आते हैं, खरगोन जिले में हैं हाइड्रेन जल पंप, आप देख सकते हैं। और आखिरी में आता है बायोडीजल। तो एक महत्वपूर्ण पौधा होता है जेट्रोफा। जेट्रोफा से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। मध्य प्रदेश में 40,000 हेक्टेयर में यह रोपित किया गया है। एक बहुमूल्य पौधा है और मध्य प्रदेश के मंडला जिले के वंशधारी गांव में बायोडीजल पर आधारित ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। इस संयंत्र में जेट्रोफा तेल के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो ये बायोडीजल साइकिल है जो कंटिन्यूस चलता है, जो उसमें सीड्स होता है, ऑयल क्रॉप्स होता है। तो जेट्रोफा एक महत्वपूर्ण पौधा है साहब, और सभी को ये यूज़फुल एनर्जी के रूप में सभी स्टेट इसका लगातार करने के लिए तत्पर है। इस तरह से साथियों जो हमारा महत्वपूर्ण गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत थे वो भी कंप्लीट होते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि मध्य प्रदेश की संयुक्त जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, मतलब किस स्टेट से हम मिलकर कौन सी परियोजना पे काम कर रहे हैं। तो यदि हम बात करें पेंच जल विद्युत परियोजना की, तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त जल परियोजना है और इसमें जो रेशियो है 97 और 3% का रेशियो है। अगला आता है कि बाण सागर जल विद्युत परियोजना, ये मध्य प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है। और बात करें थी हम राजघाट जल विद्युत गृह की, तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। रिहंद जल विद्युत परियोजना की यदि हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। और गांधी सागर जल विद्युत गृह जो है ये भी मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है, जैसा कि हमने ऊपर आपसे चर्चा की थी। उसके बाद राणा प्रताप सागर भी सेम एज इट इज है और जवाहर सागर भी जो है तो मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजनाएं हैं। इस तरह साथियों जो हमारा आज का टॉपिक था उसको हमने धीरे धीरे बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और जैसा कि हमारा टॉपिक अब कंप्लीट हो चुका है तो आइए हम टेस्ट की ओर चलते हैं और पहले प्रश्न पे बिना लेट किए हुए चर्चा करते हैं कि मध्य प्रदेश के किस स्थान को ऊर्जा राजधानी के उपनाम से या नाम से जाना जाता है।
4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन में है, आप अपने सही आंसर को खुद से टिक करेंगे और ये अपना खुद का एनालिसिस करेंगे कितना आपने सही आंसर दिया और कितना किस क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है। ऑप्शन है बैढ़न, जबलपुर, दतिया, बालाघाट। तो इसका जो सही आंसर है वो बैढ़न सिंगरौली जिला है, और सिंगरौली जिले को हम ऊर्जा राजधानी के नाम से जानते हैं, और ये सीधी जिले से बाद में अलग होकर एक सिंगरौली जिला पृथक बना था। प्रश्न नंबर 2 पे चर्चा करें तो राज्य के किस जिले में सर्वाधिक पवन चक्कियां हैं? विंड एनर्जी जहां पर ज़्यादा उत्पन्न की जाती है या उसकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पवन चक्कियां हैं वो शहर है साथियों इंदौर। और ऑप्शन में झाबुआ, खंडवा, ग्वालियर और भी हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर जाता है वो इंदौर जाता है। आइए अगले प्रश्न पे आए तो बायोमास से बिजली उत्पन्न करने वाला राज्य का पहला गाँव कौन सा है? इसके बारे में हमने आपसे चर्चा की थी, डिस्कशन किया था अपने टॉपिक पे। ऑप्शन है अजीतपुरा मुरैना, कसाई गांव बैतूल, बेहट ग्वालियर या सोनपुर मंदसौर। तो इसका जो सही आंसर जाता है साथियों वो कसाई गांव बैतूल जाता है, और सबसे पहले यहाँ पर बायोमास से बिजली उत्पन्न करने का काम शुरू किया गया था। अगले प्रश्न पे आए तो राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम कौन सा है? ऑप्शन है सहपुरा, मंडला, मनासा, मंदसौर, कस्तूरबा, इंदौर या अजीतपुरा मुरैना। तो इसका जो सही ऑप्शन है कस्तूरबा ग्राम इंदौर है। और अगले बिंदु पे आए कि राज्य में पहला बायोगैस प्लांट किस जिले में लगाया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं साथियों, रीवा, ग्वालियर, भोपाल या इंदौर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल में पहला बायोगैस प्लांट लगाया गया है। हमने अपने प्रश्न में आपसे इस क्वेश्चन का चर्चा किया था। प्रश्न नंबर 6 पे आए कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उज्जैन, इंदौर, रीवा या जबलपुर। तो साथियों जो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है जिसकी स्थापना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी वो रीवा जिले में स्थित है, और ये 750 मेगावाट का उत्पादन करता है और पूरे एशिया में ये सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। अगले बिंदु पे आए कि रिहंद जल विद्युत योजना किस स्थान पर स्थित की गई है? ऑप्शन है पिपरी, सिवनी, पुनासा या देवगांव। तो इसका जो सही आंसर जाता है साथियों वो पिपरी है, जहां पर रिहंद जल विद्युत योजना स्थापित है। प्रश्न नंबर 8 पे आए कि मध्य प्रदेश की जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो ताप्ती, चंबल, गंगा या नर्मदा। बात आती है कि मध्य प्रदेश की जल विद्युत परियोजना कौन सी है। क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़ेंगे और सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो चंबल जल विद्युत परियोजना है। अगले प्रश्न पे आए कि चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन है नेपानगर, सागर, जबलपुर या होशंगाबाद। तो साथियों चांदनी ताप विद्युत केंद्र ये मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है, और ये नेपानगर बुरहानपुर जिले में स्थापित की गई है। टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन पे आए कि बरगी परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सागर, कपोड़, मुरैना या जबलपुर। तो साथियों जो बरगी परियोजना है वो जबलपुर में स्थापित है, और जबलपुर में जो बरगी परियोजना है ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, जिसमें सबसे ज़्यादा रेशियो मध्य प्रदेश का ही है। इस तरह साथियों जो आज का हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है, और जो महत्वपूर्ण टेस्ट था वो भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपने इस टेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से लगाया होगा और सही आंसर देने की कोशिश की होगी, और जितने भी मार्क्स आप इन 10 क्वेश्चंस में गेन किए हैं उनको आप कमेंट के माध्यम से शेयर करें। और ये हमारी यदि मेहनत पसंद आए तो निश्चित रूप से आप वीडियो को सपोर्ट जरूर करें। और जो आज का साथियों जो प्रश्न है वो है कि सिंगाजी तापी केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद से सर्च करके कमेंट के माध्यम से देना है। जिन जिन बच्चों का प्रश्न सही आएगा मतलब उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की है, जिन बच्चों ने कमेंट नहीं किया हो तो वो भी अपना कमेंट करने की कोशिश करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। साथियों इस तरह से हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी, और यदि थोड़ा सा भी हमारी मेहनत पसंद आई हो और एफर्ट ठीक लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हमेशा खुश रहें, दिमाग को पॉजिटिव रखें। एंड आगे आने वाले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड थैंक यू।